welcome to my YouTube channel. This lecture we have done only competitive exam purpose. ये जो लेक्चर हम लोग बना रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से है, जेई IIT। ठीक, इसमें हम लोग जो पहला जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो क्लास 12 से रिलेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो इसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको करके दिखाऊंगा, और वो सारे क्वेश्चंस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक्चुअली हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, तो आंसर है सबसे पहली बात ये है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो आंसर जो आपने 11th-12th में जो आपने 11th-12th में फिजिक्स की स्टडी की है, मैथ की स्टडी की है, केमिस्ट्री की स्टडी की है, वो सारे के सारे आपके क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर वो आपने जितने फाइन स्टडी किए होंगे, जितना आपने हर टॉपिक को बिल्कुल फाइन स्टडी किया है, तो आपके लिए भले ही जो कॉम्पिटिटिव का हाई लेवल हो या लो लेवल हो, किसी भी लेवल तक के आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप फाइट कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन नहीं होना चाहिए किसी भी क्वेश्चंस को देखकर। तो हमको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना है, किसी भी क्वेश्चन को हमारे सामने आ रहा है तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। और आपके सारे कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपको कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, तो इस क्लास में जेईई IIT का हम जो क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं उसमें लेवल 1, लेवल 2 इस तरह से मैं क्वेश्चंस लूंगा। हाई लेवल के भी होंगे क्वेश्चन, लो लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको एक टेक्निक सीखने को मिलेगी कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमको किस तरह से उस क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहिए और उसको बनाने का क्या तरीका होता है। ठीक है, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसमें देखिए आपके स्क्रीन पर, बोर्ड पर आपके सामने है। इस क्वेश्चन को पहले हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, और फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार बना सकेंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, ये 2015 में जेईई में पूछा जा चुका है। उसी क्वेश्चंस को मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि ये क्वेश्चन किस तरह से हम बनाएंगे। ओके, इन द गिवन सर्किट चार्ज Q2 on 2 microfarad capacitor charges as C is varied from 1 microfarad to 3 microfarad. Okay, Q2 as function of C is given property by, Q2 जो है वो C का एक फंक्शन है। ओके, तो ये हमको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये वाला फंक्शन किस ऑप्शंस को फॉलो करेगा और किस तरह से फॉलो करेगा ये हमको बताना है। ठीक, अब इन्होंने इस क्वेश्चन में हमको एक सर्किट बना के दिया हुआ है, दिस सर्किट, गिवन दिस सर्किट। ओके, इस सर्किट में उन्होंने हमको ये जो कैपेसिटर लगा के दिए है इसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है, दूसरे वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है। ओके, इसके साथ ही ये जो इनने सेट बनाया है, इस सेट के साथ उन्होंने एक वेरिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है, इसको हमने नाम दिया है C इज वेरिंग कैपेसिटर। ओके, उनका ये कहना है कि ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की वो वैल्यू को चेंज करते हैं। किस फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उन्होंने हमको दिया है 1 माइक्रोफैरड टू 3 माइक्रोफैरड। तो दिस इज वेरिंग कैपेसिटर, दिस वैल्यू चेंज 1 माइक्रोफैरड टू 3 माइक्रोफैरड। ओके, इससे हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, इससे हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि जब इस कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होगी तो चार्ज की वैल्यू चेंज होगी। ठीक, तो चार्ज की वैल्यू चेंज होने से इस कैपेसिटर का जो सेट हमने बना के रखा हुआ है यहां पर, इस सेट में भी चार्ज की वैल्यू क्या होनी है, चेंज होनी है। और उनका यही कहना है कि जब आप इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो Q2 ये वाला जो कैपेसिटर है इसके चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि चार्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है, किसके अनुसार, ये यहां पर जो आपने कैपेसिटर लगाया है उसकी वैल्यूज के चेंज होने के अनुसार। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, और उससे रिलेटिव आपको ये ग्राफ दिए हुए हैं
और हमको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देयर आर मैनी मेथड इन दिस क्वेश्चन सॉल्व इट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको वो पहला मेथड आपको मैं बताऊंगा वो सबसे परफेक्ट मेथड है और आप उसको ही ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश करिए, अदरवाइज इसके और भी मेथड हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम पहला मेथड देखेंगे। उस मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ग्राफ्स के बारे में क्या जानते हैं? क्या है कि इसमें ग्राफ्स के बेसिस पर हमको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमको ग्राफ्स के बेसिक का मीनिंग हमको पता होना चाहिए। ये जो फर्स्ट ऑप्शन हमको दिया गया है, ये वाला ग्राफ में हमको क्या इंडिकेट हो रहा है? तो ये जो स्लोप है, दिस स्लोप, ठीक है, ओके, ये स्लोप कैसी है? कांस्टेंट स्लोप है। इसका मीनिंग ये हुआ, और पहली बात तो ये जो स्लोप हमको दिख रहा है वो किन दो पर्टिकुलर वेरिएबल के बीच है? तो आंसर है C और Q2। तो Q2 और C के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है हर जगह। ठीक, तो उनका ये कहना है कि जब आप C की वैल्यू चेंज करते हैं तो Q2 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? Q2 की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी? तो ये ग्राफ क्या कह रहा है कि अगर आप C की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो Q2 की वैल्यू बढ़ती है, और इंक्रीज करते हैं Q2 की वैल्यू और बढ़ती है, और इंक्रीज करते हैं Q2 की वैल्यू और बढ़ती है। बट जैसे जैसे आप C की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे वैसे स्टेप में आपका क्या बढ़ रहा है? चार्ज बढ़ रहा है एक कांस्टेंट वैल्यू के अनुसार। ठीक, ओके। इसी तरह से इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमको ये बता रहा है कि C की वैल्यू चेंज होने के अनुसार ही Q2 की वैल्यू चेंज होती है, बट इसमें स्टार्टिंग में स्लोप ज्यादा है, ठीक, और लास्ट में स्लोप कैसा है? कम है। तो इसका मतलब यह है कि जब C की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे 1 2 3, तो स्टार्टिंग में चार्ज बढ़ता है और फिर धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट कर देता है? डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो पहले तो आप ये रिजल्ट निकाल लीजिए कि ग्राफ को देखकर आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, ये दोनों आपको समझ में आए? हाँ, तीसरे ग्राफ में देखिए, तीसरे ग्राफ में हमको क्या दिखा रहे हैं वो कि C की वैल्यू जब हम चेंज करेंगे तो चार्ज स्टार्टिंग में कम है, जैसे जैसे C की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये ग्राफ हमको बता रहा है कि C के अनुसार चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। ये ग्राफ हमको बता रहा है C के अनुसार चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन पहले कम बढ़ती है, सॉरी पहले ज्यादा बढ़ती है बाद में कम बढ़ती है, पहले कम बढ़ती है बाद में ज्यादा बढ़ती है। ओके, ठीक। ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमको ये बता रहा है कि स्टार्टिंग में चार्ज ज्यादा है और जैसे जैसे C की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये हमने एक आर्गुमेंट लगा लिया इस ग्राफ को देखकर। ठीक, अब अगली चीज हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो पहले आपको ये देख के समझ लेना है कि इनमें से कौन से ग्राफ पॉजिटिव है और कौन से ग्राफ नेगेटिव है। तो सिंपली है, जो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है वो पॉजिटिव ग्राफ होता है, जो नीचे की तरफ जाता है वो नेगेटिव ग्राफ होता है। तो इनमें ये वाला ग्राफ पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, ये ग्राफ भी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, ये ग्राफ भी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, केवल ये ग्राफ क्या कर रहा है? नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आप अगली चीज सोचिए। यहां तक आपने सोच लिया, देख लिया, समझ लिया, एक आर्गुमेंट लगा लिया कि हमको करना क्या है। अब इसमें आप अगली चीज ये सोचेंगे कि किसी भी ग्राफ को समझने के लिए हम क्या देखते हैं उसमें? तो आंसर हम उसका स्लोप देखते हैं। स्लोप हमको बताता है, क्या बताता है कि कब वैल्यू ज्यादा चेंज हो रही है, कब वैल्यू कम चेंज हो रही है, क्या वैल्यू एक जैसी बढ़ रही है या वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये सब चीजें हमको कौन बताएगा? स्लोप बताएगा। क्योंकि क्लास 11th में आप लोगों ने बंडी मोशन में ग्राफ सॉल्व किए हुए हैं, तो उससे एक चीज आपको आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपके पहले क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आप इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ओके, तो बात हुई स्लोप की। अब स्लोप यहां पर किन दो सिचुएशन के बीच हम बनाएंगे? तो आंसर है किन दो वेरिएबल के हम बीच बनाएंगे? तो आंसर हमको दिया हुआ है Q2 और C। Q2 को y एक्सिस पर रखा हुआ है, C को x एक्सिस पर रखा हुआ है। तो हमारा जो स्लोप बनेगा वो dQ2 अपन क्या होगा? dC। ये हमारा स्लोप है। ओके, ये स्लोप है। तो ये रिलेशन हमको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि Q2 किसका फंक्शन है? C का। तो जब C चेंज होता है तो क्या चेंज होता है? Q2। इससे हम आर्गुमेंट लगा लेंगे कि हमारा इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे? ये सब चीज हमने सोच ली।
तो हमको एक आइडिया मिल रहा है कि अगर हमको एक ऐसा इक्वेशन मिल जाए जिस इक्वेशन में अगर नेगेटिव साइन आता है तो हम समझ जाएंगे किस तरह का ग्राफ है, पॉजिटिव साइन आता है तो ऊपर वाला ग्राफ है, नेगेटिव साइन आता है तो नीचे वाला ग्राफ है, उसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज करने से स्लोप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम समझ जाएंगे। तो हमको एक ऐसा पर्टिकुलर इक्वेशन चाहिए जो हमको इस क्वेश्चन को समझने में हेल्प कर सके। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आंसर है हम मैथमेटिक्स की हेल्प लेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशंस बनाएंगे। ओके, और उन इक्वेशन को हम इक्वेशन किसके बीच बनाएंगे, तो आंसर है Q2 और C के बीच बनाएंगे, क्योंकि हमको इन दोनों से ही रिलेटिव आर्गुमेंट के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो इसको देखिए किस तरह से हम बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमको टारगेट समझ में आ गया है कि हमको करना क्या है। टारगेट हमारा ये है कि ये स्लोप है, इन दोनों के बीच में C और Q के बीच में हमको इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो चार्ज का कैपेसिटेंस से क्या रिलेशन है, तो आंसर हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। ठीक है, Q इक्वल टू CV। अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज भी क्या होना है, बढ़ना है। ये रिलेशन हमको पहले से ही पता है। ठीक, ओके, तो चार्ज का कैपेसिटेंस से ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये कौन सा चार्ज है, ये आपका एक टोटल चार्ज है। आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और आपने Q चार्ज दिया तो उसका वोल्टेज V है, तो आपके पास चार्ज की वैल्यू कितनी, Q इक्वल टू C इंटू V। ओके, एनीवे हमको क्या करना है, पहले तो इस पूरा जो सर्किट हमारे सामने है, इस कंप्लीट सर्किट का हम एक चार्ज निकालेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट चार्ज निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट चार्ज निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, तो बहुत आसान तरीका है जो हम क्लास 12 में सीख चुके हैं। दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर आर कनेक्टेड पैरेलल। ये दोनों कैपेसिटर जो है पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, तो अब हमारे माइंड में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, तो आंसर है पैरेलल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, इन पैरेलल। अगर पैरेलल में होते हैं तो कैपेसिटर निकालने का फॉर्मूला सिंपल, C1 प्लस क्या होता है, C2। इन सीरीज, सीरीज में क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। याद रखिए, बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी अपन को हम लोगों को। ठीक है, ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं, छोटा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2। तो 1 और 3 कितना मिला, हाउ मच, 3 माइक्रोफैराड। ओके, ये कितना था, C। इस सर्किट के एंड्स पर ये बैटरी कनेक्ट है, इसका EMF हम मान लेते हैं E है। ठीक है, ओके, दिस इज EMF ऑफ दिस बैटरी। ठीक, ये आ गया। अब ये किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को हमने सॉल्व किया तो ये काय में कन्वर्ट हो गई, दिस वे। अब इस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू सीरीज। तो ये सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है, C1 C2 3 इंटू C, राइट। C1 प्लस C2 तो 3 प्लस C, सो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 3 प्लस C। सो दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिस सर्किट। ओके, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमको सीधा चार्ज निकालने के लिए क्या करना है, वो मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो चार्ज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, चलो यहां निकाल लेते हैं, Q इक्वल टू C इंटू V। ठीक, अब देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दिस वैल्यू ऑल्सो दिस वैल्यू। ओके, ये इसकी जो वैल्यू है वो ये है, सो दिस इज 3C अपॉन 3 प्लस C। V वोल्टेज कितना, हाउ मच, E, सो दिस इज E। सो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इंप्लाई करके यहां लिख देता हूं मैं, Q इक्वल टू 3CE अपॉन 3 प्लस C। दिस इज चार्ज। ओके, ये हमने चार्ज निकाला, किसका, इक्विवेलेंट कैपेसिटर में इतना चार्ज है। ठीक, अब हम उल्टा चलते हैं, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड में हम क्या देखेंगे, इन सबको सॉल्व करने पर ये बना, और इसमें चार्ज की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है,
दिस वैल्यू क्यू की वैल्यू दिस। अब सीरीज में आपको पता है क्या सेम होता है, बोलिए। यस, सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो दिस लोकेशन एंड दिस लोकेशन दोनों कैपेसिटर के लिए चार्ज की वैल्यू कैसी होनी है, सेम होनी है। वेरी गुड, तो दोनों में चार्ज की वैल्यू कैसी है, सेम है। ओके, अब इसके बाद चार्ज की वैल्यू सेम हो गई। अब यहां से हमको दो इक्वेशन मिलेंगे। कैसे दो इक्वेशन मिलेंगे कि ये वाला जो चार्ज है वो डिवाइडेड हो गया Q1 टू Q2 में इज इक्वल टू Q। तो हमको फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलने वाला है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमको यहां से मिलेगा Q1 प्लस Q2, दिस Q डिवाइडेड टू पार्ट Q1 प्लस Q2 सो आर इक्वल। ओके डन। Q की वैल्यू also find out this value, so put it here Q1 plus Q2 is equal to this value 3CE upon 3 plus C. This is one algebraic equation. Okay, similarly second equation हम find out करने की कोशिश करते हैं। so देखिए इधर यहां पर Q1 और Q2, तो मान लीजिए दिस लोकेशन मान लीजिए A है, दिस लोकेशन मान लीजिए B है, और दोनों लोकेशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना माना है, B। सो दिस पोटेंशियल पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एक इक्वेशन हमको यहां से मिल जाएगी, यहां से किस तरह से मिलेगी, अगर हम Q1 निकालना चाहते हैं Q1, तो Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको पहले से गिवन है Q इक्वल टू CV। तो देखिए Q1 निकाला, कैपेसिटेंस कितना दिया है 1, वोल्टेज कितना माना है V, सो देयर विल बी V। सिमिलरली Q2, सो बताइए कैपेसिटेंस 2, वोल्टेज V है, सो देयर विल बी 2V आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, Q1 अपॉन Q2 कर देते हैं, तो V अपॉन कितना हो गया 2V, V से V कैंसिल हो गया, तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 2, ठीक। यहां से हम क्या करते हैं, Q1 की वैल्यू निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमको इसमें से Q1 गायब करना है, तो Q1 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो देखिए क्या मिलने वाली है, Q2 इधर चला जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ओके, अब इस Q1 की वैल्यू अगर आप यहां रख देते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, तो देखिए यहां रखेंगे, सो देयर विल बी Q2 प्लस Q2 इक्वल टू 3CE अपॉन 3 प्लस C। सो दिस इज 3 Q2 अपॉन 2 इक्वल टू 3CE अपॉन 3 प्लस C। दिस एंड दिस आर कैंसलेड, so this will be 2 इधर आ जाएगा, so implies that Q2 equal to 2CE upon 3 plus C. This is Q2 charge. अब इतनी कैलकुलेशन की, क्या मिला, Q2 चार्ज। इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते, तो इससे हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब हम अपने अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, ठीक। वो स्टेप हमको क्या बताएगा कि हमारे पास जो ग्राफ दिए हैं उसका हम स्लोप निकालेंगे, क्योंकि Q2 किसका फंक्शन है, C का फंक्शन है। तो अब हम निकालते हैं इसका स्लोप, और स्लोप से हमको रिजल्ट मिलेगा इसका, तो हमने कैलकुलेशन करते हैं स्लोप के लिए। स्लोप किसके बीच है, dQ2 अपॉन dC। ओके, अब देखिए जरा, अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी, डिफरेंशिएशन करते हैं स्लोप का। Q2 की वैल्यू हमारे पास दिस वैल्यू, सो आई एम राइट इट हियर D अपॉन DC, ठीक। ओके, Q2 दिस 2CE अपॉन 3 प्लस C। ओके, अब ये आपको सॉल्व करना आता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है, बताइए। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे वाले का तो क्या होता है, स्क्वायर होता है। पहले तो इसमें तो कांस्टेंट निकाल लेते हैं, 2e क्या है, कांस्टेंट है, 2e कांस्टेंट है, बाहर आ गया
अंदर कितना बचना है, 2c, वो सॉरी c अपॉन 3 प्लस c। इसका डिफरेंशिएशन आपको करना आना चाहिए। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन हम किस तरह करेंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं यहां पर। ओके, देखिए 2e, इसको हमने डिफरेंशिएट किया 3 प्लस c, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस साइन लगता है, फिर ऊपर वाले को छोड़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज 0, इज 1, दिस इज 1, और नीचे वाले का कितना होता है 3 प्लस c। दिस इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके, ये हमने डिफरेंशिएशन किया, तो अब हमको डिफरेंशिएशन कितना मिल रहा है, इसको देखिए c इज प्लस, दिस c इज माइनस, सो वी आर कैंसिल इट। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, आई विल राइट इट हियर, ठीक है, dq2 अपॉन dc, ठीक, इज इक्वल टू 2e, दिस एंड दिस कैंसिल, सो इसको हम 6 लिख देते हैं, 6 अपॉन 3 प्लस c का होल स्क्वायर, दिस इज स्लोप। तो ये हमारे सामने क्या आ गया, स्लोप आ गया। अब इस स्लोप, ये जो स्लोप आया है स्टार्टिंग में डिसाइड हुआ था अगर पॉजिटिव आता है तो हमारे ग्राफ कौन से होंगे, पॉजिटिव। तो अब ये हमारा स्लोप कैसा आ चुका है, पॉजिटिव। तो इसको देखकर हमने समझ गए कि दिस ग्राफ पॉजिटिव, पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, सो दिस इज रॉन्ग। अब हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास अब 3 ऑप्शंस हैं, दिस, दिस एंड दिस। अब तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस हमको देखना है, इसके लिए आर्गुमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए किस प्रकार आप आर्गुमेंट करेंगे। तो डिनोमिनेटर में c की वैल्यू है, और अगर हम c की वैल्यू बढ़ाते हैं तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीज। ये कौन बता रहा है, ये क्वेश्चन। अगर आप इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, c की वैल्यू, c क्या है, वेरिएबल कैपेसिटेंस है, तो अगर आप c की वैल्यू बढ़ाते हो तो स्लोप का क्या होना है, डिक्रीज होना है, ठीक। तो अब हम इधर देखते हैं, इधर देख, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। हम c की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, दिस स्लोप, और c की वैल्यू बढ़ाई, दिस स्लोप, दिस स्लोप। तो यहां पर जो स्लोप हमको मिल रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू हमको शो कर रहा है c और q की, ठीक। तो जबकि हमको पता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले वो बता चुके हैं इसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, यस 1 2 3 चेंज हो रही है। तो दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल है तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब बच्चे कौन थे, दिस एंड दिस। अब इसके लिए आर्गुमेंट करिए। अब इसके लिए किस तरह के प्रकार आर्गुमेंट कर पाएंगे, देखिए c की वैल्यू बढ़ाने से स्लोप क्या होना है, कम होना है। तो डिनोमिनेटर में जो चीज बढ़ेगी तो इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक। तो डिक्रीज होता है। तो देखिए इसमें देखिए हमने c की वैल्यू बढ़ाई तो स्लोप को क्या होना है, डिक्रीज होना है, ठीक। हम बढ़ाते गए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इसमें स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप कैसा जा रहा है, बढ़ रहा है। बट इस ऑप्शन को देखिए, c की वैल्यू हमने बढ़ाई, स्लोप ज्यादा था कम हो गया, और बढ़ाई, ज्यादा था कम हो गया, और बढ़ाई, कम होते होते कम हो गया। इस तरह से इस ऑप्शंस में क्या हो रहा है कि c की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है, यस, स्लोप क्या होता जा रहा है, मतलब हमारा कम होता जा रहा है। तो दिस इज परफेक्ट ऑप्शन, ओके, ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखकर आपने ये आर्गुमेंट लगाया कि इसमें से कौन सा ग्राफ परफेक्ट होना चाहिए। उसके लिए आपको सोचना भी आना चाहिए कि जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू चेंज हो रही है, कम बढ़ रही है, घट रही, तो उससे स्लोप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, ये एक आर्गुमेंट के बेसिस पे मैंने आपको बताया। अगर आप चाहें तो इसकी परफेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी आप बता सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब आप एक और बार डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए डी स्क्वायर क्यू टू डी सी स्क्वायर। अब आपने इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया, सी 6e तो कांस्टेंट है, मैं डाइट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 2 आगे 3 प्लस सी की पावर -3, और इसका कितना हो जाएगा 1।
सो देयर विल बी, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का होगा तो माइनस साइन आगे आएगा। तो देखिए ये माइनस आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि स्लोप स्टार्टिंग में ज्यादा है और फिर बाद में क्या हो गया, कम हो गया। और आप ये भी सोच सकते हैं कि जब आप यहां पर सी की वैल्यू चेंज करेंगे तो दिस वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो नेगेटिव में आएगी तो आप वैसे ही समझ लीजिए इसकी वैल्यू का क्या होगा, कम हो जाएगी। हाँ, तो कम हो जाती है, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब आप सी की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ओके। तो ये हमने एक इसका मेथड किया। अच्छा, अब इस मेथड को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तो लगेंगे ही। खैर ठीक है, अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आया है तो इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो वो मेथड किस प्रकार का हो सकता है, तो आंसर इसके बहुत तरह के मेथड हो सकते हैं। उनमें से एक दूसरा मेथड थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें हम ये सोचेंगे, हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल हम ये सोचेंगे और सोचकर हम ये आर्गुमेंट लगाएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो उसको देखिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर देखिए। देखिए अब इसका सेकंड मेथड देखिए, उसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, तभी आपको इस मेथड को अप्लाई करना चाहिए मेरी समझ से तो। लेकिन बहुत आसान तरीका है, आप देखिए किस तरह से करेंगे। इस स्टेप को देखिए, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दिस इज वेरिएबल, ओके, इनको सॉल्व करने पर ये आया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सी की वैल्यू को पहले तो आपको ये पता है दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू सीरीज, और सीरीज में कैपेसिटेंस का क्या होता है, डिक्रीज होती है, ये आपको पता है, ठीक। लेकिन वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसके अनुसार कैपेसिटेंस क्या होगा, इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या होगा जब हम वैल्यू बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए, देखिए उन्होंने कहा इसकी वैल्यू हमने कितनी रखी, 1, ठीक है, कितनी रखी, 1, और ये कितना है, 3, तो 1 × 3 कितना आया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो आंसर है 3/4। तो अभी हमको जब इसको हम 1 रखते हैं तो हमको कितना मिलता है, 3/4 दिस वैल्यू, ठीक। अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 तक बढ़ाई, 1 से क्या करी, 2 इंक्रीज कर दी। अब 2 तक बढ़ाई है तो 2 × 3 6/5, ठीक। तो अब देखिए ये वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। अब यदि आप चाहें तो और बढ़ा के देखिए, 2 से हमने कितना कर दिया, 3, तो 3 × 3 9, 9/6, देखिए ये वैल्यू और बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, दिस इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीज। अगर सी की वैल्यू बढ़ने से इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उससे क्या है, इसका चार्ज बढ़ेगा। तो अगर इसकी वैल्यू 1 to हम 3 जाते हैं तो चार्ज चेंज होता है, तो उससे क्या होगा, इनका चार्ज भी चेंज होगा। और इसी का शेयर इन दोनों को मिल रहा है, क्योंकि इसके चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इससे ये मतलब है कि अगर इसके चार्ज में चेंज आता है और इसी से ये कनेक्टेड है तो इनके चार्ज में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो सी की वैल्यू के अनुसार चार्ज का क्या होना है, बढ़ना है। तो देखिए हमारे ऑप्शंस में देखिए, सी की वैल्यू के अनुसार चार्ज बढ़ता है, सी की वैल्यू के अनुसार चार्ज बढ़ता है, सी की वैल्यू के अनुसार चार्ज बढ़ता है, लेकिन इसमें नहीं बढ़ता, तो ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपने ये आर्गुमेंट लगाया कि सी की वैल्यू बढ़ने से क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन अब इन तीनों में ऐसा हो रहा है, लेकिन तीनों में से हम किसको लेंगे, कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए आपको चेंज देखना पड़ेगा। क्या चेंज देखना पड़ेगा, आप इसमें एक चीज देखिए, सी की वैल्यू हम किस अनुसार बढ़ा रहे हैं। तो आंसर है हम सी की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं, 1 to 2 2 to 3। इस सिचुएशन में इनका चेंज कितना हुआ, किसका चेंज, चार्ज का चेंज। तो चार्ज का चेंज देखिए 3 to 4 बढ़ाया, कहां से कहां तक, यहां तक। तो इसको मैंने यहां लिख दिया है, साफ साफ इसको देख लीजिए। देखिए फर्स्ट स्टेप में कैपेसिटेंस कितना, 3/4, इसको सॉल्व किया 0.75 आ गया, ठीक है। अब हमने कैपेसिटेंस को कहां तक बढ़ाया, 1 to 2, और अब हम इसका चेंज देखना चाहते हैं। तो पहले हमने इसको सॉल्व किया तो 6/5 आ जाता है, ये इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1.2। तो इसका हमने चेंज निकाला, कितना आएगा, 0.5, माइनस कर दिया 0.5 आ गया,
ठीक है, ये कब की सिचुएशन है, कब का चार्ज है, जब हमने कैपेसिटर को एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर लेकर गए। ठीक, अब हमने 2 से 3 किया, तो 2 से 3 जाने पर चार्ज का चेंज देखा, तो चार्ज का चेंज देखिए, ये 1.2 था, जब 1.5 है तो चार्ज में चेंज कितना आया 0.3। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में चार्ज बढ़ रहा है और बाद में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब इधर आइए, इधर देखिए, हाँ जी इधर देखिए, स्टार्टिंग में चार्ज बढ़ रहा है और बाद में क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, स्टार्टिंग में चार्ज बढ़ रहा है, सॉरी डिक्रीज है, बाद में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जबकि हमारा क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में चार्ज बढ़ना है, बाद में डिक्रीज होना है। तो यहां पर शुरू में डिक्रीज है, बाद में इंक्रीज है, दिस इज रॉन्ग। इसमें एक जैसा है वो तो है ही नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब आपको यहां देखिए, स्टार्टिंग में चार्ज कैसा है, बढ़ रहा है, स्लोप जाना है, बढ़ रहा है, लेकिन लास्ट में चार्ज क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो ये मेथड आप लगाएंगे और आंसर है, अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगा तो यही मेथड मैं इसमें फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं श्योर हूं इस पर कि मैं इससे इसको कर दूंगा। ठीक है, ओके। और भी मेथड हो सकते हैं इसको करने के, एनीवे। तो अगर आप इसको करते हैं तो इसके लिए एप्रोप्रिएट मेथड जो आपका होना चाहिए प्रॉपर, वो यही होना चाहिए, बट आपको थोड़ा सा क्या है, स्पीड को भी फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना।